हेलो गाइस, कई दिनों से आप लोगों को वीडियो मेरी प्राप्त नहीं हुई है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग इतिहास विषय पर लगातार वीडियोस डाले हैं और आज ये मेरी दूसरी वीडियो होगी। हम लोग एक काफ़ी लंबे समय से इतिहास को पढ़ा रहे हैं। हालांकि हम लोगों ने अभी छोटे स्तर पर इस काम को चालू किया है लगातार, और जो है इस पर हम लोग कुछ ना कुछ कार्य कर रहे हैं। कुछ समय बाद आपको एक बेहतर और एक नई टेक्नोलॉजी के फॉर्म में हम लोग नज़र आएंगे, लेकिन चूंकि एक नया अनुभव है और हम लोग इसको करने जा रहे हैं। अभी आप लोगों को मैं ये पढ़ाने जा रहा हूँ, प्रागैतिहासिक काल का हम लोग एक वीडियो डालने जा रहे हैं। और प्रागैतिहासिक काल के विषय में जो भी कुछ हम पढ़ेंगे उसको आप लोग थोड़ा ध्यान से समझिएगा। और मैं आप लोगों से अपेक्षा ये करूँगा कि अगर आप लोगों को बेहतर वीडियो लगती है तो इसको जो है सब्सक्राइब करिए, लोगों को बताइए, और इस वीडियो से इस विषय को बच्चे लाभान्वित हों। चूँकि एक ये ऐसा सब्जेक्ट है, एक ऐसा विषय है जो थोड़ा सा कठिन है और इसको हम लोग बहुत सरल तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। पहले के परीक्षाओं में इस चैप्टर से कम प्रश्न आते थे, लेकिन अब जो प्रश्न आते हैं वो अपने आप में थोड़ा सा घुमावदार होते हैं, जिससे हम लोगों को थोड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लेकिन आज हम इस विषय को सरल तरीके से समझेंगे ताकि हम लोग इस विषय को अच्छे तरीके से एग्ज़ाम में कर जाएं। मेरा नाम प्रभात कुमार है। मैं मुरादाबाद में कई जगहों पर जो है बच्चों को जो है प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कराता हूं, और काफ़ी बच्चे मुझे जानते, काफ़ी बच्चों को मेरे द्वारा पढ़ाए गए काफ़ी बच्चे जो है वो नौकरियों में सिलेक्ट हुए हैं। आप लोगों को मैं ये चैप्टर पढ़ा रहा हूं, देखिएगा। इस चैप्टर का नाम प्रागैतिहासिक काल है। प्रागैतिहासिक काल का मतलब वह काल जिसमें मनुष्य अपने जीवन को पत्थरों के आसपास गुजारता था। यही कारण है कि इसको हम लोग स्टोन एज के नाम से भी स्टोन एज के नाम से भी हम इसको जानते हैं। प्रागैतिहासिक काल वह काल है जिसमें हमारे पास कोई भी लिखित सामग्री नहीं मिलती है, ना ही कोई लिखित सामग्री मिलती है, और ना कोई, जब कोई सामग्री लिखित है ही नहीं तो हम लोग इसको पढ़ भी नहीं पाए हैं। यही कारण है, आप लोग देखिएगा कि इस काल के मनुष्यों की जो जानकारी है वो हमको कुल मिलाकर हमको पत्थरों से समझने को सहायता मिलती है। जैसा कि दोस्तों सभी लोग जानते हैं, मानव ने धीरे धीरे विकास किया। दुनिया के विभिन्न देशों में मानव ने विकास किया, और विभिन्न देशों में जो विकास किया तो उनका साक्ष्य हम लोगों से कहाँ मिलेगा। साक्ष्य इतिहास का एक बहुत बड़ा माध्यम है इतिहास को समझने का। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि जो प्रागैतिहासिक काल में है, मानव का जो विकास हुआ है उसको समझने के लिए हमें पत्थरों की जरूरत पड़ी, पत्थरों की सहायता की जरूरत पड़ी। और ये जो मानव द्वारा निर्मित पत्थरों के औजार थे वो हमको नदी घाटियों से मिले। कहाँ से मिले? हम लोगों को नदी घाटियों से मिले। अब नदी घाटियों पर खोज की गई, वहां से हमें पत्थरों की कई प्रकार की हमको सीरीज मिली, पत्थरों की सीरीज मिली, और उसी के आधार पर हम लोगों ने इस पूरे चैप्टर को हम लोगों ने बांटा है। और पूरे चैप्टर को जो हम लोगों ने इस पत्थरों के आधार पर बांटा, इसीलिए आप लोग देखिएगा इसको हम पाषाण काल संस्कृति के नाम से भी जानते हैं। पाषाण काल संस्कृति के नाम से हम लोग इसको समझते हैं। और पाषाण काल की जो संस्कृति है वो पत्थरों के औजारों पर है। तो पत्थरों के औजारों पर अगर है तो इसीलिए हम इसको औजार प्रौद्योगिकी के नाम से जानते हैं। औजार प्रौद्योगिकी का मतलब हो गया कि आप लोग देखिएगा, औजारों के बिहार पर ही हम इस चैप्टर को बांटते हैं, और औजार की नई नई तकनीकियां समय समय पर क्या हुई? विकसित हुई। औजारों की जो है तकनीकियां विकसित हुई, और इसमें हम लोग ये समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे कैसे
औजारों के आधार पर ही हम लोग इस चैप्टर को बांटते हैं। अगर हम देखते हैं पत्थरों के औजारों को, अगर हम लोग देखते हैं तो पत्थरों के औजारों को हम लोग पत्थरों के औजारों के आधार पर हम लोग इसको पत्थरों के औजारों के आधार पर इस चैप्टर को हम निम्न भागों में बांटते हैं। किन किन भागों में बांटते हैं? तो हम कहते हैं इसको पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल। उसके बाद हम लोग इसको बांटते हैं मध्य पाषाण काल, और मध्य पाषाण काल के बाद हम लोग इसको बांटते हैं नवपाषाण काल। नवपाषाण काल के बाद हम लोग इसको धातु काल में भी बांटते हैं। ठीक है, अब हम लोग ये देखते हैं पूरा पाषाण काल के जो औजार हैं उसको हम 3 भागों में बांट देते हैं। आप लोग देखिएगा, इसको बांटते हैं हम लोग पूर्व पुरा पाषाण काल, और दूसरा हम लोग बांटते हैं बच्चों मध्य पुरा पाषाण काल। तीसरा हम लोग बांटते हैं इसको नव पुरा पाषाण काल। ठीक है, अब मैं आप लोगों को बताऊं पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल के बारे में हम लोग समझते हैं। पूरा पाषाण काल का जो समय है, कई किताबों में अलग अलग इसकी उम्र बांटी गई है या काल बांटा गया है। तो आप लोग देखिए पूरा पाषाण काल का जो समय है, कहीं 10 लाख से माना गया जाता है, कहीं 40 लाख से माना गया है। तो 10 लाख ईसा पूर्व से लगभग 10,000 ईसा पूर्व इसका समय माना जाता है। मध्य पाषाण काल का जो समय जो है बांटा गया है वो 10,000 ईसा पूर्व से लेकर इसका जो समय बांटा गया है 8 से लेकर 7,000 ईसा पूर्व बांटा गया है। जबकि नव पाषाण काल का जो समय है 7,000 ईसा पूर्व से लेकर हम लोग इसको 1,000 ईसा पूर्व में हम लोग इसको बांटते हैं। अब आप लोग देखिएगा पूरा पाषाण काल, इसका इस हिस्से से लेकर और हमको इस हिस्से तक हम लोगों को मानव के विकास को पढ़ना है। जैसा कि हम भारतीय उपमहाद्वीप के बारे में समझते हैं, भारतीय उपमहाद्वीप के बारे में समझते हैं कि मानव ने कैसे कैसे विकास किया। तो अगर हम भारतीय उपमहाद्वीप के बारे में इस बात को समझने की कोशिश करें कि किस प्रकार से मानव ने विकास किया, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ की खोज के बारे में देखते हैं। तो इन खोज के बारे में सबसे पहले आप लोग देखिएगा, एक व्यक्ति का नाम आता है जिसका नाम है रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट। और रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट ने सबसे पहले आप लोग देखिएगा एक जगह है मद्रास, तो मद्रास के पल्लवरम नामक स्थान से सबसे पहले एक औजार खोजी और उसका नाम था, आप लोग देखिएगा, हैंड एक्स। अब हैंड एक्स का मतलब होता है, आप लोग देखिएगा बच्चों, इसको हम लोग बोलते हैं हाथ की कुल्हाड़ी। तो आप लोगों के सामने एक ये प्रश्न बन सकता है कि मानव के द्वारा खोजी गई पहला औजार कौन था? तो हम बोलते हैं हाथ की कुल्हाड़ी। आप लोग ये मत समझिए कि इसके अंदर लकड़ी का मूठा लगा होगा और लोहे की इसके अंदर चीज जो है लगी होगी या लोहे का औजार होगा, ऐसा नहीं था। ये पत्थर की ही थी, लेकिन उसकी जो कुछ आकृति थी वो किस जो है कुल्हाड़ी के साइज की थी, कुल्हाड़ी की तरह थी, इसीलिए आप लोग जो है इसको हैंड एक्स के नाम से बुलाए गए। तो रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट ने इसको मद्रास के पल्लवरम नामक स्थान से जो है सबसे पहले आप लोग देखिएगा हाथ की कुल्हाड़ी की जो है खोज की। अब हम लोग बच्चों सभी हम लोग एक एक काल को उठाते चले जाते हैं और उसके बाद हम लोग इसको पढ़ने की समझने की कोशिश करते हैं। जैसे सबसे पहले मैंने आपको बताया था जो है पूरा पाषाण काल का जो पहला हिस्सा है उसको हम लोग पूरा पाषाण काल कहते हैं। पूरा पाषाण काल हम लोग इसको कहते हैं। अब पूरा पाषाण काल का मतलब यह है कि बच्चों ये सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि पूरा पाषाण काल सबसे पुराना काल है। तो हम लोग कहते हैं कि चूंकि जानवरों को मारने के लिए उन लोगों ने पत्थरों को फेंका होगा और पत्थरों को फेंकने से चिंगारी निकली होगी। तो पहला ही प्रश्न यह आ जाता है कि यहाँ पर आप लोग देखिएगा कि क्या आग की खोज कब हुई? तो हम ये कह सकते हैं कि आग की जो खोज हो
वो इसी समय हो गई, लेकिन हम लोग ये कह सकते हैं कि उसके प्रयोग से वे वंचित थे। प्रयोग से वो क्या थे? वंचित थे। दूसरी बात हम लोग देखते हैं कि इस काल में मानव किस अवस्थाओं में रहा होगा, तो सीधे सी बात ये कह सकते हैं इस काल के मानव जो है वो कंदराओं में, गुफाओं में और पहाड़ों के आसपास वो लोग अपने जीवन को यापन करते थे, यानी कि उनके अंदर किसी संस्कृति, किसी सभ्यता का उनके अंदर विकास नहीं हुआ था। तो हम ये कहते हैं इस काल की संस्कृति को हम कैसे डिफाइन करेंगे, तो हम कहते हैं कि इस काल की संस्कृति को हम दो भागों में डिवाइड करते हैं। अब हम लोग देखते हैं किस भागों में डिवाइड करते हैं, तो हम कहते हैं सर, एक पहली संस्कृति को हम कहते हैं चॉपर चॉपिंग पेबुल संस्कृति। चॉपर चॉपिंग पेबुल संस्कृति को दूसरी संस्कृति को हम लोग बोलते हैं हैंड एक्स संस्कृति। हैंड एक्स संस्कृति हम लोग इसको समझते हैं। अभी आता है जो चॉपर चॉपिंग संस्कृति है, इसको हम लोग कैसे समझते हैं। आप लोग देखिएगा, यहीं पर आप लोगों को पता होगा कि सिंधु नदी है हमारे पश्चिमोत्तर प्रांत में, तो आप लोग देखिएगा सिंधु नदी की एक सहायक नदी है। सिंधु नदी की एक सहायक नदी है और उसी सहायक नदी का नाम आप लोग देखिएगा, सिंधु नदी की एक सहायक नदी है और उस सहायक नदी के आसपास में ही आप लोग देखिएगा इस संस्कृति का फैलाव हम लोगों को देखने को मिलता है। ठीक है, और इसको आप लोग देखिएगा सिंधु नदी की उस सहायक नदी के पास आप लोग देखिए कुछ इस प्रकार से मिले हैं औजार, जिनको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। क्या समझने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर आप लोग देखिएगा कुछ इस प्रकार के पत्थर थे गोल, जो पानी की धारा में बहते बहते आप लोग देखिएगा गोल हो गए थे। तो उन गोल पत्थरों को आप लोग देखिएगा, जब उसके एक हिस्से को काट दिया जाए तो आप लोग देखिएगा उसका नाम पड़ जाता है आपका चॉपर, और दूसरा वो हिस्सा जिसका दूसरा हिस्सा काट दिया जाए तो उसको बोला जाता है आपका चॉपिंग। तो चॉपर और चॉपिंग, और इसको पत्थरों को बोला जाता है पेबुल। तो चॉपर और चॉपिंग जो इस प्रकार के जो औजार हम लोगों को देखने को मिले हैं, वो किस संस्कृति के मिले हैं बच्चों? इस संस्कृति। तो बार बार आप लोगों को मैं बोल रहा हूं, सिंधु नदी की एक सहायक नदी, और इसी नदी का नाम है बच्चों, हम लोग इसको सोहन नदी के नाम से भी जानते हैं। तो सोहन नदी, तो इस प्रकार से सोहन नदी में आप लोग देखिएगा हमें जो औजार मिले हैं वो चॉपर चॉपिंग पेबुल संस्कृति के औजार मिले हैं। इसीलिए इस संस्कृति के औजारों को या इस संस्कृति को हम आप लोग देखिएगा सोहन संस्कृति के नाम से भी जानते हैं। यानी कि हम लोगों ने ये बात अच्छी तरीके से समझ लिया कि पूर्व पाषाण काल के जो औजार हैं उनको दो संस्कृतियों में बांटा गया है, एक चॉपर चॉपिंग पेबुल संस्कृति, दूसरी हैंड एक्स संस्कृति। तो चॉपर चॉपिंग पेबुल संस्कृति को हम लोगों ने अभी समझ लिया, हैंड एक्स संस्कृति या चॉपर चॉपिंग पेबुल संस्कृति को हम लोग किस नाम से जानते हैं? सोहन संस्कृति के नाम से जानते हैं। दूसरा आता है हैंड एक्स संस्कृति। हैंड एक्स संस्कृति का मतलब हाथ की कुल्हाड़ी। तो आप लोग देखिएगा ये चूंकि इस काल के औजार जो है वो मद्रास में पाए गए हैं सबसे ज्यादा, इसलिए इस संस्कृति को हम लोग मद्रासियन संस्कृति के नाम से भी जाने जाते हैं। इसमें आपका अतिपरक्कम, ठीक है, अतिपरक्कम, और आप लोग देखिएगा पल्लवरम, ये कुछ ऐसे स्थान हैं जहां से इस काल के औजार हम लोगों को मिले हैं। तो कुल मिलाकर हम लोगों ने ये समझा, उत्तर में ये संस्कृति चॉपर चॉपिंग पेबुल संस्कृति जो सोहन नदी के पास है, और दूसरा हम लोगों ने समझा हैंडल संस्कृति जो हम लोगों ने देखा दक्षिण में फैली थी, इसलिए हम लोगों ने इसको मद्रासियन संस्कृति के नाम से जाना है। इस काल के औजार बड़े हैं, बेडोल हैं, और आप लोग देखिएगा भौंडे प्रकृति के हैं, यानी कि कोई इनका निश्चित एक अच्छा आकार हम लोगों को देखने को नहीं मिलता है। ये हम लोगों ने पूर्व पाषाण, चूंकि एक बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा इसलिए शुरुआत में आप लोगों को कुछ खास बिंदु को समझाने की कोशिश कर रहा हूं बच्चों। जब जैसे जैसे हमारे व्यूज बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हम लोग डीप में होते चले जाएंगे, चीजों को बहुत अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करेंगे।
अब हम लोगों का दूसरा आता है आपका मध्य पुरापाषाण काल। तो अगर हम लोग मध्य पुरापाषाण काल को देखें तो मध्य पुरापाषाण काल के बारे में हम लोग क्या समझते हैं? हम ये कहते हैं कि सर इस काल के जो औजार हैं वो किस प्रकृति के हैं? तो हम ये कहते हैं इस काल के औजार वो हम उनको फलक संस्कृति के नाम से भी जानते हैं। और दूसरा हम लोग चूंकि जैसे कि हम लोग जानते हैं कि प्याज के कई छिलके होते हैं, तो हम ये भी कह सकते हैं जैसे मान लीजिए औजार है और उसको हमने मारा तो इस प्रकार से आप लोग देखिएगा उसके कई सल्ब उतर गए, तो ये आगे वाला जो हिस्सा है वो धारदार हुआ। यही कारण है कि मध्य पुरापाषाण काल के जो औजार हैं उनको हम सल्प प्रकृति के औजार भी कहते हैं। तो सल्प और यानी कि सल्प प्रकृति के कह लीजिए या फिर हम इसको फलक संस्कृति के औजार भी हम लोग कह सकते हैं। ठीक है, मानव धीरे धीरे लगातार विकास करता जा रहा था। उसके बाद हम मध्य पुरापाषाण काल के बाद बच्चों अगले हिस्से में आते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं नवपुरापाषाण काल। तो नवपुरापाषाण काल के जो औजार हैं वो हम लोग देखते हैं, इसको हम ब्लेड प्रकृति के औजार कहते हैं। ब्लेड प्रकृति के औजार कहते हैं। बच्चों ब्लेड की क्या परिभाषा होती है? ब्लेड की परिभाषा होती है जिसके दोनों तरफ धार हो और उसकी जो लंबाई हो वो चौड़ाई से लगभग दोगुनी हो। तो इस प्रकार के औजार यानी कि नवपुरापाषाण काल के औजार ऐसे थे जिनके दोनों तरफ हम लोगों को क्या मिलती है? धार देखने को मिलती है। ठीक है, यानी कि हम लोगों ने पूर्व पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल और नवपुरापाषाण काल, पुरापाषाण काल के अंतर्गत हम लोगों ने इसको समझा। अब हम लोग बच्चों यहां पर सीधा सीधा मध्य पाषाण काल की तरफ हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। अब हमारा अगला टॉपिक आता है मध्य पाषाण काल। अब मध्य पाषाण काल का सीधा सा एक फंडा है, इस काल के औजारों को हम लोग माइक्रोलिथ औजार कहते हैं। माइक्रोलिथ का मतलब होता है लघु पाषाणोपकरण, यानी कि इस काल के औजार छोटे हैं जो दूर से जानवरों को मारने के काम आते थे। लेकिन इस काल के औजारों में हम नई तकनीकियां भी देखते हैं, यानी कि हड्डी के और जानवरों के सींग से भी अब औजार बनाए जाने लगे। लेकिन कुल मिलाकर हम इस टॉपिक में यही सबसे मुख्य बिंदु है कि मध्य पाषाण काल के जो औजार हैं वो लघु हैं यानी कि छोटे हैं। और दूसरी बात हम लोग देखते हैं बच्चों, इस काल के मनुष्यों को जानवरों से परिचय बढ़ने लगा था, यानी वो अब अच्छी तरीके से समझ रहे थे कि कौन से जानवर अच्छे हैं, कौन से जानवर बुरे हैं, किनको पालने से हमें फायदा रहेगा। और सभी लोग हम लोग जानते हैं कि मनुष्य के द्वारा जो पहला जो है पाला गया जो पशु है वो कुत्ता है, और मनुष्य के द्वारा प्रयोग में लाई गई सबसे पहली जो धातु है वो तांबा है। अब हम लोग देखते हैं मध्य पाषाण काल के बाद हम लोग ये देखते हैं सर नवपाषाण काल के बारे में हम लोग देखते हैं। तो आप लोग देखिएगा, अगर हम नवपाषाण काल के बारे में समझें तो नवपाषाण काल के बारे में हम एक ही बात कहते हैं कि इस काल के जो औजार हैं वो कैसे हैं? पॉलिशदार हैं। पॉलिशदार का मतलब जैसे हम लोग पुराने जमाने में देखते थे कि कोई लाठी है उसको लाठी को तेल लगाकर चिकना किया जाता था, इसी प्रकार के बच्चों ये जो नवपाषाण काल के औजार हैं उसको चिकना बना के इसको मस्त तरीके से बिल्कुल अच्छे तरीके से किया गया। यानी कि औजारों को धारदार तो बनाया ही गया, लेकिन साथ साथ में उसको क्या किया गया? पॉलिशदार, यानी कि उसको बेहतरीन तरीके से सजावट की गई और पॉलिशदार बनाया गया। तो नवपाषाण काल के औजार पॉलिशदार है। इस बात से हमें यह लगता है कि मानव धीरे धीरे शारीरिक और मानसिक दोनों तरीके से विकास करता हुआ जा रहा था। नवपाषाण काल की कुछ अपनी विशेषताएं हैं। जैसे पहली पॉइंट है वो आग का प्रयोग करना सीख गया। आग का प्रयोग करना वह सीख गया। जब आग का प्रयोग किस पे करेगा? खाना बनाएगा। और खाना किस पर बनाएगा? बर्तन में। तो अगर बर्तन किस पे बनेंगे? कहने का मतलब यह है कि इस समय के लोगों ने चाक का आविष्कार करे। चाक वो चीज होती है जिस पर कुम्हार लोग मिट्टी रख के वो गोल गोल राउंड में घूमता है और उससे बर्तन बन जाता है। तो चाक का आविष्कार हुआ। चाक का जो आविष्कार हुआ उसके बाद आप लोग देखिएगा, कहने का मतलब यह है कि अब ये लोग मृद भांड बनाने लगे।
मृद भांड का मतलब होता है, मृद माने मृदा, मिट्टी, और भांड का मतलब होता है बर्तन, यानी कि अब वो मिट्टी के बर्तन बनाने लगे। कहने का मतलब अभी तक मनुष्य कच्चा मांस खाता था, लेकिन वो अब मांस को कैसे खाने लगा, पकाकर खाने लगा। दूसरी बात, जैसा कि हम लोग पढ़ते हैं कि मनुष्य मध्य पाषाण काल से ही तमाम प्रकार की घासों से जो बीज उगते थे उनको बीजों को इकट्ठा करने लगा, यानी कि अब वह खाद्य संग्राहक बना। और आप लोग देखिएगा खाद्य संग्राहक कैसे बना, उन बीजों को इकट्ठा करके धीरे धीरे वो क्या करने लगा, उनको बोने लगा, और बोने के बाद उससे नए बीजों को उत्पादन होने लगा। यानी कि नवपाषाण काल में हम लोग कह सकते हैं कि सर कृषि कार्य चालू हो गया, कृषि कार्य चालू हो गया। और इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि लोगों का जीवन स्थायी हुआ। जीवन जब स्थायी हुआ तो ग्राम की अवधारणा विकसित हुई, यानी कि हम कहते हैं कि नवपाषाण काल में ग्राम अवधारणा की जो है आप लोग देखिएगा विकास हुआ। हालांकि ये बात आप लोगों को समझ लेना चाहिए कि मध्य पाषाण काल में ही वो सोचने लगा कि ये मेरी दीदी कहाँ गई, मेरे भैया मरने के बाद कहाँ गया। यानी कि हम लोग ये समझते हैं कि मध्य पाषाण काल में ही मनुष्य के हम ये साक्ष्य मिलते हैं, कुछ जगहों की खुदाई करने से हमको साक्ष्य मिलते हैं कि मध्य पाषाण काल का जो मानव था वो समझने लगा कि जो मेरा सगा था, संबंधी था, वो कहीं मरने के बाद कहीं दूसरी जगह चला जाता है, यानी कि पारलौकिक जीवन की अवधारणा विकसित हुई। इसी प्रकार से हम लोग देखते हैं कि ग्राम अवधारणा का जो है विकास हम लोगों को नवपाषाण काल में हम लोगों को देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से आप लोग देखिएगा ग्राम अवधारणा का विकास, स्थायी जीवन, कृषि का कार्य, पक्की मिट्टी के बर्तन बनाए जाना और चाक का आविष्कार। और यही सबसे महत्वपूर्ण बात है कि मनुष्य का जो जीवन है वो बहुत तेजी से डेवलप हुआ। और कैसे हुआ, इसमें सबसे बड़ा जो रोल आता है, जिस प्रकार से विकास को हम पहिए के रास्ते से दिखाते हैं, उसी प्रकार से हम लोग कहते हैं कि इस पहिए ने बड़ा कमाल किया। और क्या कमाल किया, हम लोग ये कह सकते हैं कि पहिए का जो आविष्कार हुआ, यानी कि आप लोग देखिएगा इसी के समय हुआ, तो पहिए के आविष्कार ने आवागमन को क्या किया, आसान किया। जैसे कि हम लोग कहते हैं कि रेलवे ने भारत को बहुत बड़ी सौगात दी। रेलवे के होने से भारत के एक कल्चर के लोग दूसरे कल्चर में मिले। लॉर्ड डलहौजी ने चाहे के समय में रेलवे का जो विकास हुआ उसका हमें बहुत बड़ी उपलब्धि भारत को मिली है, तो हम उसको झुठला नहीं सकते हैं। इसी प्रकार से प्राचीन काल में भी पहिए के आविष्कार ने मानव को आसान कर दिया, एक जगह से दूसरे जगह जाने और सामानों को ढोने में बहुत आसानी हम लोगों को मिली। बच्चों ये चैप्टर अपने आप में एक बहुत बड़ा चैप्टर है। इसमें बहुत सारे ऐसे बिंदु हैं जिनको हमें ये समझना पड़ता है कि पूर्व पाषाण काल के औजार कहाँ से मिले, मध्य पाषाण काल के औजार कहाँ से मिले, नव पाषाण काल के औजार कहाँ से मिले। जैसे नव पाषाण काल के औजार हैं हम लोगों को बहुत से कर्नाटका से मिले हैं। आप लोग देखिए कर्नाटक से ब्रह्मपल्ली है, ठीक है, मास्की है, और ये कई जगहों से न मिले हैं। आप देखिएगा मध्य पाषाण काल के आदमगढ़ है, बुर्ज होम है, ऐसे कई जगहों से हम लोगों को मिलते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं भीमबेटका गुफा के बारे में हम लोगों ने सुना है कि वहां से हमको मध्य प्रदेश में भीमबेटका गुफा है, वहां से हमें शैल चित्र मिले हैं जिसमें दिखाया गया है कि मानवों कैसे समूहों में जानवरों का शिकार करा करते थे। तो ऐसे बहुत सारे स्थल हैं जहां से हम लोगों को बहुत सारी चीजें मिली हैं। ऐसे ही देखिएगा जिसमें आप लोग उत्तर प्रदेश का, उसमें कई सारी फेमस जगह हैं, जैसे आपका चौपानी मांडो है, उसके बाद आप लोग देखिए लोहदा नाला है, और इसी प्रकार से मध्य प्रदेश में हम लोगों को हथनोर मिला है जहां से 14 मानव कंकाल के साक्ष्य मिले। ऐसे बहुत सारे स्थल हैं। केवल आज मैं आप लोगों को इस चैप्टर का मुख्य व्यू पढ़ाना चाह रहा था कि कैसे हम लोग देखते हैं इस काल को औजार प्रौद्योगिकी के आधार पर हम कैसे कैसे इसको कालों में विभाजित करते हैं। चूंकि औजार मिले हैं इसीलिए इस काल के औजारों के बिहार पर हम इस काल को औजार संस्कृति के रूप में बांटा है हम लोगों ने। बस आज बच्चों में इतना पढ़ाना चाहूँगा। धीरे धीरे मैं आप लोगों से कहूँगा सब्सक्राइब करते, जिससे मेरी हिम्मत बढ़ती रहे और उसमें नई नई चीज़ें हम जोड़ते रहें। चूँकि ज़्यादा लंबा वीडियो हो